अहमदाबाद में आज दो बड़ी चीजें चल रही है। एक, जो कल विमान हादसा हुआ उसकी जांच कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, और उसके लिए तमाम कोशिशें चल रही है, अलग अलग एजेंसियों द्वारा तमाम बातचीत चल रही है और उसके साथ साथ मीटिंग्स भी चल रही है। और दूसरी, उन लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश चल रही है और परिजनों को सौंपने की कोशिश चल रही है। डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। 265 शव सिविल अस्पताल में लाए गए थे, उसमें से करीब 6 से 8 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, उनके शव परिजनों को दे दिए गए हैं। लेकिन यह प्रोसीजर काफी लंबा है, बड़ा है और काफी वक्त लेने वाला है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिविल अस्पताल इस मौका वारदात की घटना के स्थल का दौरा किया और उसके साथ साथ परिजनों से भी बात की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के घर वालों से भी वो मिले, उनको भी सांत्वना दी और उसके साथ साथ एक ऐसी भी बात करेंगे कि किस तरीके से चमत्कारिक तरीके से एक व्यक्ति अपनी जान बचा पाया। 242 में से केवल एक व्यक्ति विश्वास कुमार यहां पर कैसे बचे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। अहमदाबाद में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन का नहीं हुआ। अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जो आज तक टेक ऑफ के तुरंत बाद भारत में कभी नहीं हुआ। अहमदाबाद में विमान हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल के तहत भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB जांच कर रहा है। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB जांच में सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जांच में मदद कर रहा है। इधर DGCA से लेकर बोइंग तक और केंद्रीय मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति से लेकर एयर इंडिया तक जांच में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं। और सभी को जिस सवाल के जवाब का इंतजार है वो ये है कि क्यों हुआ ऐसा भीषण हादसा। AI-171 के क्रैश होने की तस्वीरें जिसने भी देखी हैं, उसके हिसाब से एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट्स को आशंका है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। या तो इंजन का फ्यूल बंद हो गया, या विमान में वजन बहुत ज्यादा हो गया, या तो बेहद गर्मी से हवा के पतले स्तर में विमान का लिफ्ट होना मुश्किल हो गया। इसमें सबसे ज्यादा आशंका जो जानकर जता रहे हैं वो 1 लाख में एक बार की प्रोबेबिलिटी वाली दोनों इंजन एक साथ फेल होने की जता रहे हैं। दोनों इंजन फेल होने का शक क्यों? विमान के रनवे से टेक ऑफ करने और क्रैश होने के बीच सिर्फ 34 सेकंड का समय लगा है। इतने समय में विमान की जो तस्वीरें बाहर से नजर आई हैं, उसे देखते हुए जानकार कुछ ऐसी बातें नोटिस करते हैं। इंजन में पहले से दिक्कत थी। पहली ये कि अमूमन विमान रनवे का 60% हिस्सा आते ही टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन AI-171 ने पूरे 3.5 किलोमीटर के रनवे का इस्तेमाल किया। जानकार मतलब ये निकाल रहे हैं कि संभवतः विमान को टेक ऑफ करने के लिए जरूरी स्पीड, थर्स्ट और पावर नहीं मिल रही होगी। ATC का डेटा बताता है कि पायलट ने उड़ान भरने के पहले ही मिनट में मेडे कॉल दे दी थी और इसके सबूत उड़ान के वक्त की तस्वीरों में भी मिलते हैं। फ्लैप अप, गियर डाउन। तस्वीरों में दिखता है कि टेक ऑफ के बाद SOP के तहत विमान का लैंडिंग गियर बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उसे खोल दिया गया। आशंका यह है कि विमान को ऊपर जाते नहीं देख पायलट ने उसकी क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। तीसरा ये कि टेक ऑफ के बाद विंग्स फ्लैप जो 150 डिग्री की दिशा में खुले होने चाहिए, वो समय से पहले बंद कर लिए गए। जानकार मानते हैं कि पावर नहीं मिलने पर फ्लैप्स बंद की गई होगी। ये सारे हालात एक ही गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं कि विमान के इंजन में या तो खराबी थी या तो वो पूरी तरह फेल हो गए थे। अहमदाबाद के रनवे 23 से सैकड़ों बार विमान उड़ा चुके कैप्टन आलोक ने हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल को हादसे की संभावित स्थितियों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने सिमुलेटर के जरिए बताया कि कॉकपिट में कहां कंट्रोल पैनल्स होते हैं,
कहां टेक ऑफ थर्स्ट गियर होता है, कहां लैंडिंग गियर होता है, कहां इंडिकेटर्स होते हैं और कहां वार्निंग सिस्टम होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे इंजन के पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम लगातार टेक ऑफ के समय मॉनिटर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सारे पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं। अगर इन पैरामीटर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देगा कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रिजेक्ट करना है। तो प्रोबेबली ऐसी वार्निंग उनके पास नहीं आई है, अन्यथा वो ग्राउंड पे ही टेक ऑफ रिजेक्ट कर देते। अब ये हम V1 पे पहुंच गए हैं, अब हम इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था और उसका ये एक इंजन फेल हुआ। आप देख सकती हैं यहाँ पे ये जो गिरावट हो रही है ये एक इंजन, ये एक इंजन फेलियर, अब ये दूसरा इंजन फेलियर जो फ्लिकरिंग हुई। जी, अब आप ये देख रही हैं हाँ। कि मैं इसको पिचअप कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट को, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से एयरक्राफ्ट हाइट नहीं ले पा रहा है और इस तरीके से ये बिल्डिंग में क्रैश हुआ। यही एक्चुअल बिल्डिंग थी सामने जहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। ज्यादा आशंका भी यही है कि विमान का इंजन फेल हुआ है, लेकिन इंजन फेल होने के कारणों की चर्चा की जाए तो ईंधन की आपूर्ति में गड़बड़ी और पक्षियों का टकराना दो बड़ी वजह सामने आती है। हालांकि तस्वीरों में पक्षी नजर नहीं आई है, लेकिन गुजरात में एयरपोर्ट पर पक्षियों के टकराने की दुर्घटना अक्सर होती रही है। 2023 से पहले 5 साल में गुजरात में विमानों से पक्षियों के टकराने की 462 घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें सिर्फ एक साल यानी 2022-23 में अहमदाबाद में ही 38 बार विमानों से पक्षियों के टकराने की घटना दर्ज की गई। लेकिन 12 जून को हुए हादसे में पक्षियों के टकराने की आशंका कम नजर आ रही है। ऐसे में दो बड़ी आशंका विमान के इंजन और मानवीय चूक पर नजर आ रही है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी गलती से 241 यात्रियों वाला विमान जलकर राख हो गया। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आखिरकार जिसकी तलाश चल रही थी वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इस घटना स्थल पर विमान की पूरी जांच यहां पर चल रही थी। अलग अलग एजेंसियां यहां पर जांच कर रही थी। एयर इंडिया की तरफ से लोग यहां पर जांच कर रहे थे, DGCA के लोग यहां पर जांच कर रहे थे। उसके साथ साथ गुजरात सरकार की तरफ से भी NDRF की टीमें यहां पर लगाई गई थी। और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि शायद ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अमित भारद्वाज, कितनी बड़ी घटना हम ये माने और वक्त लगा है, क्योंकि हम मैं इस अंदर जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर मैं गया था। मैंने देखा कि जो प्लेन के टेल के हिस्से में ब्लैक बॉक्स रहता है। तो क्या खबर इस वक्त हमारे पास ब्लैक बॉक्स मिल चुका है? साहिल, ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है आज तक पे, जो हम सुबह से ही या कल से ही सवाल उठा रहे थे कि जो सच्चाई है एक्सीडेंट की, आखिरकार आखिरी के 2 मिनटों में AI 171 में क्या हुआ। जब पायलट ने मे डे कॉल किया उसके बाद ATC से संपर्क टूट गया और उस बीच क्या हुआ, फिर कैसे AI 171 गिरा, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इन सब की सच्चाई उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड है। और ब्लैक बॉक्स कहां है ये सवाल कल से बना हुआ था, लेकिन इस वक्त एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आज तक पे ये है कि ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो गई है। इस ब्लैक बॉक्स की रिकवरी उसी साइट से हुई है, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की साइट से हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सोर्सेज ने हमें पुख्ता जानकारी दी है कि ब्लैक बॉक्स को रूफ टॉप से यानी कि छत से रिकवर किया गया है और फिलहाल ब्लैक बॉक्स को AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम के जिम्मे दे दिया गया है। राज्य सरकार के 40 लोगों की टीम AAIB की मदद कर रही थी इस पूरे ऑपरेशन में और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा है। साहिल, ये भी हमें अपने दर्शकों को बता देना चाहिए इस वक्त। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल देर रात तक पहले रिलीफ का काम पूरा किया जा रहा था। यहां AAIB की इन्वेस्टिगेशन की टीम भले ही पहुंच गई थी, लेकिन उनका फोकस था रिलीफ और रेस्क्यू। कल मिडनाइट में जब मध्य रात्रि में ये पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद आज से जो इक्विपमेंट है या जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और राहत भरी जानकारी मैं कहूंगा, क्योंकि इसी ब्लैक बॉक्स से सारा सीक्वेंस क्लियर होगा कि आखिरकार किस तरह से फ्लाइट में दोनों इंजन्स क्या बंद हो गए,
क्यों थर्स्ट नहीं मिला और क्यों पायलट ने जब टेक ऑफ किया तो अगले 2 मिनट के अंदर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 241 लोगों की मौत हुई इसमें जो विमान के अंदर थे। तो वो सारे राज ब्लैक बॉक्स के अंदर हैं साहिल, और वो अब AAIB के टीम के पास है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं चाहता हूं कि अमित आप थोड़ी और जानकारी इसके बारे में दें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में डेटा कलेक्शन सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसमें ब्लैक बॉक्स की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स और उसके साथ साथ जो रडार डेटा है और ट्रैफिक कम्युनिकेशन, इसमें से ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन के बारे में पहले दिन से हमारे पास जानकारी है। लेकिन जो बाकी जानकारी है उसको लेकर भी क्या कोई अपडेट हम कह सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स से क्या उम्मीद जानकारी की उम्मीद हम रख सकें? साहिल देखिए, 2 चीजें बड़ी डेवलपमेंट जरूर हुई है इस वक्त। एक तो जो इमरजेंसी लोकेटर होता है जो ट्रांसमिट करता है आपकी लोकेशन को, आमतौर पे क्योंकि ये शहरी इलाके में इस तरह की दुर्घटना हुई थी, लेकिन अगर जहाज किसी दूर इलाके में जाके गिरता है, नो मैंस लैंड में गिरता है, तो आप उस जहाज की लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए इमरजेंसी लोकेटर होता है जहाज के अंदर, वो मिला है। और इसके बाद अभी जो हम फिलहाल ताजा जानकारी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आज तक पे कर रहे हैं वो ये है कि AAIB के हाथ में ब्लैक बॉक्स आ गया है। तो यानी कि अब आपके पास टाइमलाइन है पूरी साहिल कि किस तरह से 2 मिनट का जो पूरा समय था जहाज के अंदर, वो क्या कुछ उसके अंदर घटित हुआ, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड है। और इसको अपने दर्शकों के लिए अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो देखिए, एक 38 पे फ्लाइट एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ान लेती है। एक 39 पे मेडे का कॉल करते हैं पायलट कॉकपिट के अंदर से, और उसके बाद ATC उनसे तुरंत संपर्क करता है, सवाल पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। हाँ, जवाब में अहमदाबाद की आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई देता है, जिसका मतलब था AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो उस अगले 60 सेकंड के अंदर क्या हुआ, क्या इमरजेंसी कॉल्स हुए, क्या अनाउंसमेंट किया, कॉकपिट के अंदर क्या माहौल था, ये सारे डॉट्स इस ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट होगा तो एक बड़ी सफलता जरूर हम कहेंगे और हमारे जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा। साहिल, लोगों की जानकारी के लिए कि इस तरीके के हादसे की जांच में काफी समय लगता है। ऐसा मतलब नहीं है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया तो तुरंत 2 दिन में पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था, क्योंकि ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि 242 में से केवल एक व्यक्ति अपनी जान बचा पाया है और उसका जो बयान है उससे कुछ खास बातें अब तक साफ नहीं हुई है। एयरलाइंस इन्वेस्टिगेशन में, हादसे के इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस के स्टेटमेंट्स भी काफी अहमियत रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोकेटर जिस तरीके से मिला है, ब्रिजेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोकेटर जिस तरीके से मिला है उससे भी क्या जानकारी मिले, और उसके साथ साथ ATS की टीमें भी हमको यहाँ पर दिखाई दी थी, क्या मतलब निकाला जाए? सर देखिए, जो ट्रैकर पहले मिला था वो कॉरपोरेशन की जो टीम थी, फायर विभाग की, दमकल विभाग की टीम, उसने वो ट्रैकर ढूंढा था, जिसको जो है वो साफ तौर पे कहा गया कि ये जो है वो ट्रैकर है। DGCA और जो टेक्निकल टीम है उसने कहा कि ये जो ट्रैकर है वो ट्रैकर ये ब्लैक बॉक्स नहीं है, ट्रैकर था। तो ट्रैकर से जो है वो लोकेशन का सिग्नल मिलता है कि कहाँ पे ये हादसा हुआ और किस तरह जो है कहाँ पे इसका मलबा है, तो वो ट्रैकर जो था उससे वो जानकारी मिलती है। ATS की टीम जो है सुबह से यहाँ पे छानबीन कर रही है, अभी भी मौजूद है मौके पर। वो लोग ढूंढ रहे थे कि जो DVR है, बॉक्सेस जो हैं वो मिल पाए, ताकि जो है जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो वहाँ फ्लाइट के जो इनसाइड रिकॉर्डिंग है वो मिल पाए, ताकि जो उसकी जानकारी मिल पाए। उसके लिए सर्च चल रहा था और इसीलिए आज जो है वो क्रैश साइट को जो है बंद कर दिया गया। कल मीडिया को एक्सेस था, पर आज मीडिया को वहां पे एंट्री इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कल भी ये जारी रहेगा। 2 दिन के लिए जो है यहाँ पे किसी को जो है वो अनुमति नहीं है प्रवेश की, तो ये इसीलिए बंद कर दिया गया है, सबको रोका गया है, क्योंकि ताकि वहां पे जो सर्च है जो करना है वो कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्योंकि हमें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भी जाना है, वहां पर DNA की जांच चल रही है। तमाम जो 265 लाशें, अब तक की जानकारी है कि 265 मौतें मानी जा रही है कि हो सकती है, आंकड़ा शायद भी बढ़ सकता है, लेकिन उनके परिजनों को बुलाया गया ताकि DNA टेस्टिंग के जरिए पता चल सके जो अनआइडेंटिफाइबल जो शव है उनको पहचानने के लिए, उनकी शिनाख्त करने के लिए चल रहा है। वहां भी चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अमित भारद्वाज, मुझे आपसे जानना है चीज कि उसके साथ साथ जो पिछला मेंटेनेंस का डेटा है
उसकी भी जांच की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि उसकी भी जांच की जाएगी, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। ये कितना अहमियत रहेगा, जल्दी से आपका जवाब, फिर चलेंगे हम लोग अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में। साहिल, देखिए, दो तरह की जांच इस वक्त चल रही है। एक AAIB के अंडर है, जो कि आइक्वा यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, उसके तहत वो पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें कहीं भी हम प्रोसीजर को डेविएट नहीं करेंगे, जिसमें कब मेंटेनेंस हुआ था जहाज का, क्या उसमें कोई फॉल्ट पाया गया था। इनफैक्ट जब जहाज टेक ऑफ के लिए जा रहा था तो सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं एक एक करके बकेट लिस्ट में वो टिक हुए थे कि नहीं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं, ATC को, DGCA को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं, ये सारी चीजों को अकाउंट में लिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत लंबी जांच की प्रक्रिया है साहिल, जो अभी चलेगी। दूसरी जांच है हाई लेवल कमेटी की जांच जो होनी है, जिसके साथ ये ऑगमेंट होगा कि आने वाले समय में एयरलाइन सेफ्टी के लिए क्या नॉर्म्स में बदलाव करने हैं। वो एक और वृहद जांच है जो मुझे लगता है कि पहली वाली जांच और ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि ड्रीम लाइनर का 7488 ये जो ड्रीम लाइनर है, उसका ये पहला इस तरीके से का हादसा है पूरे दुनिया में, और इसके लिए जांच काफी अहम रहेगी। चलेंगे सिविल अस्पताल में, अतुल तिवारी यहां पर मौजूद है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में भी हमें बात करनी है। लेकिन ये DNA सैंपल्स किस तरीके से लिए जा रहे हैं, हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने इसका जायजा लिया था, वो जरा रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। ये एक बहुत अहम प्रक्रिया है जो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ और जिस तरीके से क्षत विक्षत हालत में वो सारे शव वहां पर रहे, बहुत अहम है कि पहचान हो सके। जितने परिजन हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं अपने सैंपल्स देने के लिए। गुजरात सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं उन्हें मनोनीत किया गया है यहाँ पर मौजूद रहने के लिए, और सैंपलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मैंने ये भी सुना कि आप सब कह रहे हैं कि फॉर्म भरने में तो आप लोगों का पूरा फोकस ये है कि जो परिजन हैं उन्हें कम से कम इनकन्वीनियंस रहे, उन्हें ऐसे ही बहुत बड़ा दुख। हाँ बिल्कुल, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का फोकस यही है कि जो भी परिजन यहाँ पे आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सभी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर भी जो परिजन यहाँ पे हैं इमोशनल डिस्ट्रेस में है डेफिनेटली वो, तो उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से लेके उनको और कोई मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है तो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक DNA सैंपल लेने? ब्लड सैंपल लिया गया है EDTA में, और वो पुलिस कस्टडी में FSL भेजा जा रहा है। तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन FSL आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा FSL के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये DNA सैंपल्स जो कलेक्शन का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर ब्लड सैंपल्स, जैसा कि मैम बता रही हैं कि ब्लड सैंपल्स को लेकर यहाँ पर कलेक्ट करके इस तरह के वायल्स में लेकर और उसके बाद आगे भेजा जा रहा है FSL के लैब में। FSL के लैब में जाकर इसकी टेस्टिंग होगी और मिलान होगा एक तरीके से, ताकि ये पता चल सके कि जो रिलेटिव्स आकर यहाँ पर अपने सैंपल दे रहे हैं वो मैच कर रहा है, और उसके बाद जल्द से जल्द वो पार्थिव शरीर यहाँ पर सौंप दिए जाएं उनके परिजनों को। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। कल रात से ही परिजनों का आना शुरू हो चुका है और उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई थी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर, और सुबह से सिविल अस्पताल में एक अलग इलाका खोला गया है जहां पर उस सेक्शन में DNA की जांच चल रही है, और अतुल तिवारी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अतुल, अभी की जानकारी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी अब तक मिली थी 216 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि 32 से 48 घंटे, 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो कितने सैंपल्स कलेक्ट किए गए और इसके बारे में भी जानकारी दे कि ये शिनाख्त होने में कितना समय लग सकता है। अतुल। बिल्कुल, कल शाम 6 बजे से DNA सैंपल कलेक्ट करने की जो घोषणा है वो गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दी गई थी, और सिविल कैंपस के अंदर जो BJ मेडिकल कॉलेज आई हुई है, मेरे पीछे की तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अंदर की तरफ किसी को प्रवेश अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। जो भी DNA सैंपल के लिए जो लोग मृतक हैं और उनके जो भी स्वजन यहाँ पे पहुंच रहे हैं जिन्हें DNA सैंपल देना है, उनको ही अंदर की तरफ प्रवेश दिया जा रहा है। अब तक 216 जितने लोगों के DNA सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
अब तक जो जानकारी भी दी गई है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि 1000 जितने जो डीएनए सैंपल है उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा और ये जो डीएनए सैंपल का जो टेस्टिंग है उसका जो भी रिपोर्ट है वो आने में 72 घंटे जितना वक्त भी लग सकता है। 6 अलग अलग जो दौर हैं वहाँ से पूरे सैंपल को गुजरना रहता है और खास करके बात की जाए तो बीजे मेडिकल कॉलेज में सैंपल कलेक्शन का यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जो टेस्टिंग होगा वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में होगा, यानी कि गांधीनगर में होगा। और जो भी सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में वो सैंपल कलेक्ट करके यहाँ से तुरंत ही जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी भेजे जा रहे हैं, यानी कि लगभग ये कह सकते हैं कल दोपहर से हो सकता है जो सैंपल कलेक्शंस अभी तक किए गए हैं उसके रिपोर्ट आने की शुरुआत हो जाए। लेकिन जो जिस प्रकार की जानकारी है 1000 जितने सैंपल जो है उसके टेस्ट करने होंगे और लगभग 72 घंटे इसकी रिपोर्ट आने में लगेंगे और कल दोपहर से हो सकता है पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, इस तरह से जो पहले जो सैंपल जो देकर गए हैं उनके रिपोर्ट के आने की शुरुआत भी हो जाएगी। जी, और यही वजह है कि अमित शाह जब अहमदाबाद आए थे कल रात को और तब उन्होंने कहा था कि 72 घंटे का समय लग सकता है और अभी भी कई शव ऐसे हैं कि जो अनआइडेंटिफाइड है और एक ही जरिया है उनकी शिनाख्त करने का कि डीएनए सैंपल्स लिए जाए और उसके जरिए मैच करके यह तय किया जाए कि कौन किसका रिश्तेदार है और इसके लिए उतना समय लग सकता है। इस पे थोड़ा वक्त लगेगा। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं। बात करेंगे उनसे प्रधानमंत्री के दौरे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद आएंगे। ये कल से ही लग रहा था कि प्रधानमंत्री ये दौरा करेंगे। सुबह 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री अहमदाबाद आए। सबसे पहले वो घटना स्थल पर गए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके बाद सिविल अस्पताल गए, उस इकलौते सर्वाइवर से भी मिले, उनसे भी उन्होंने बात की और एयरपोर्ट पर एक जायजा मीटिंग लेने के पहले विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके परिजनों से भी मिले। गुजरात में एक शोक की लहर थी। विजय रूपानी जिस तरीके से इस हादसे में उनकी मौत हुई है उसको लेकर काफी अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ में। अशोक, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कह सकते हैं? 3 ट्वीट्स प्रधानमंत्री के इस दौरे पर हम देख सकते हैं सुबह से जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे हैं उसके बाद। अशोक, साहिल, कल जैसे ही घटना हुई उसके बाद ही प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे और जरूरी निर्देश दे रहे थे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर के हों। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से भी वो लगातार बातचीत कर रहे थे। अमित शाह भी कल आए, उसके बाद अमित शाह ने भी उनसे बात किया और जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी प्राइम मिनिस्टर लगातार बात कर रहे थे और लग रहा था कि प्रधानमंत्री आज आएंगे, क्योंकि कल आते तो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और लोग थोड़ा रुकावट आती काम में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। तो प्रधानमंत्री एक दिन के बाद सोच समझ करके आए कि सब चीजें सेटल हो जाएंगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी शुरू हो चुका था। तो आज प्रधानमंत्री जैसे अहमदाबाद पहुंचे, वो क्रैश साइट पर आए यहाँ पर और यहाँ पे तमाम लोग, मुख्यमंत्री साथ थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर साथ थे और तमाम जो संबंधित अधिकारी उनके साथ थे। इसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे घायलों से मुलाकात की उन्होंने, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे और नर्सिंग स्टाफ जो मेडिकल कॉलेज में उस वक्त मेस में उपलब्ध थे जब क्रैश हुआ। और इसके अलावा जो सर्वाइवर थे, एक सिंगल सर्वाइवर विश्वास कुमार, रमेश विश्वास कुमार, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया जितना भी वो बता सकते थे उस घटना के बारे में, क्योंकि वो तमाम गवाह हैं उसके अंदर जो हुआ कि क्या अंदर चल रहा था उस वक्त, उनसे बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट में विजय रूपानी की फैमिली से बात की। अंजलि बहन रूपानी जो उनकी पत्नी है, जिनसे मिलने के लिए उनकी बेटी लंदन में रहते हैं, पत्नी कुछ दिन पहले गई थी, उनसे मिलने के लिए वो वहां जा रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। आज वो सुबह पहुंचे और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की और अपने पुराने संबंधों को विजय रूपानी के साथ उन्होंने शेयर किया मिलने के बाद। और दूसरा, साहिल, एयरपोर्ट पे भी उन्होंने मीटिंग ली और ब्रीफ किया। तमाम अथॉरिटीज ने, तमाम प्रशासन ने इस पूरे ऑपरेशंस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और प्रधानमंत्री ने उन सबको जरूरी निर्देश भी दिए। और खास तौर से जो घायल हैं उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि जो भी जरूरी कदम उठाने हैं, अगर बेहतर इलाज कहीं करने की जरूरत है वहां कीजिए। जो उन्होंने अपडेट लिया और कहा कि इसको स्पीडली इन्वेस्टिगेशन और जो जरूरी कदम इन चीजों को लेकर के करने चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली चले गए। साहिल, जिस व्यक्ति से आज प्रधानमंत्री मिले हैं वो एक चमत्कारिक रूप से बचा हुआ सर्वाइवर है, विश्वास रमेश कुमार, और उनसे बात करने की तमाम लोगों ने कोशिश की। उसने अपनी कहानी सुनाई है कि वो किस तरीके से बचे हैं। जरा उनकी कहानी एक बार सुन लेते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब।
विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। आपको शायद पता होगा कि विश्वास कुमार 11A नंबर की सीट पर बैठे हुए थे, और वो कैसे बचे ये अभी भी चमत्कार बना हुआ है। उन्होंने अपनी कहानी तो बताई है, लेकिन लोग उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ विजय रूपानी 12 रो वाली सीट पर बैठे हुए थे, और माना जा रहा था कि 12-6 ये उनका लकी नंबर था। क्या था मामला, जरा हम अशोक सिंघल से पूछेंगे। अशोक, ये 12-6 का मामला क्या था? क्योंकि विजय रूपानी 12 नंबर की सीट पर, 11 नंबर की सीट पर बैठे हुए विश्वास कुमार अपनी जान बचा लेते हैं। साहिल, देखिए, विजय रूपानी के लिए बहुत लकी नंबर था 1206। उनकी गाड़ियों के नंबर 1206। आप जिस गाड़ी में बैठते थे, आज मैं उनके घर पे था सुबह से, तो उनकी गाड़ी मैंने ड्राइवर से पूछा, बोला इसी गाड़ी में चलते थे। 1206 उनकी गाड़ी का नंबर है, और लकी नंबर मानते थे हमेशा से, वो 1206 पे चलते थे। और उनकी डेथ भी जो सीट नंबर था वो भी 12 था। और कल जो डेथ हुई 12 जून को हुई, 12 जून को ही डेथ हुई, तो अनलक्की साबित हुआ। लेकिन जो जिस नंबर को वो लक्की माना करते थे 1206 को, वो कल अनलक्की साबित हो गया। आप देखिए, इत्तेफाक देखिए, नियति देखिए कि 11 नंबर सीट उनकी थी, उन्होंने अपग्रेड करा करके 12 नंबर सीट कराई। तो ये नियति कहेंगे या क्या कहेंगे, मतलब उनकी किस्मत खराब थी, उनके साथ अनहोनी जो हुई है वो थी। जिस चीज को लक्की माना करते थे वो कल आकर के अनलक्की साबित हुई। और 1206 जो सालों साल उन्होंने हम अपने लिए लक्की माना, और कल जाकर के जब उनकी ये हुआ हादसा, और वही 1206 उनके लिए अनलक्की साबित हो, और उनकी इस एयर क्रैश में मौत होगी, विमान में मौत हो गई। साहिल, इसी वक्त और एक खबर हमारे पास आ रही है, और उसको लेकर हम ब्रिजेश के पास चलेंगे कि अहमदाबाद हाईकोर्ट में मुआवजे को लेकर अर्जी दायर की गई है इस मामले को लेकर। और इससे पहले भी हमको सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी लगाई गई है। अहमदाबाद हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, और इसमें पूछा गया है, मुआवजे की मांग इस पे की गई है। 2 डॉक्टरों ने मुआवजे की मांग को लेकर यह अर्जी इस वक्त की हुई है। उनका यह कहना है कि इस पूरे हादसे को लेकर इसका संज्ञान ले और इसमें मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी इस पर की है। ये एक ऐसा हादसा था कि जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। केंद्र सरकार को मुआवजे का निर्देश देने की मांग भी उनके तरफ से की गई है।
कुल मिलाकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर चुके हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। क्या इस पूरे मामले को लेकर ब्रिजेश एक अलग तरीके की राजनीति भी दिखाई देगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट भी 2 डॉक्टर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए शायद पहले से जो है अपोजिशन इस बात को सवाल उठा ही रहा था, और अब जो डॉक्टर्स पहुंचे, ये जानकारी सामने नहीं है कि ये डॉक्टर्स जो हैं वो दिल्ली के हैं या यहाँ के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक बात आई थी कि जो डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, क्योंकि टाटा ने तो अनाउंस कर दिया कि जो प्लेन में सवार थे उनको मुआवजा दिया जाएगा, बाकी लोगों का क्या? प्लेन गिरने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है वो डॉक्टर्स भी थे, आम जनता भी थी, उनको मुआवजा कौन देगा? तो वो सवाल भी उठा है, और वो सवाल उठने के बाद अब ये याचिका जो की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे कोर्ट को कहा गया है कि आप स्वतः संज्ञान मतलब सुओ मोटो कीजिए, और उसके बाद सुनवाई में आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, क्योंकि सिर्फ प्लेन के यात्री नहीं मरे, उसके अलावा भी कई सारे लोगों ने जान गंवाई है, क्योंकि जो 265 की लाशें मिलने की बात है, तो प्लेन के तो 241 से 25 लोग तो ऐसे हैं जो, अगर हम वो पुलिस के आंकड़ों को सही माने, 265 ही अभी तक मान के चले, ज्यादा नहीं मानते हैं, 265 का आंकड़ा लेके भी चलते हैं, तो 22 या 25 लोग तो ऐसे ही हैं कि जो प्लेन में नहीं थे, उनकी भी डेथ हुई है, तो उनको मुआवजा कौन देगा, उनके परिवारों का ध्यान कौन रखेगा, ये सवाल अभी भी है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये खतरनाक हादसा देखा है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल का मेस था, यहाँ पर इस हॉस्पिटल का हॉस्टल था, और इस हॉस्टल में अचानक ये विमान घुस जाता है। 241 यात्री, 265 में से आज की स्थिति में यात्री और क्रू मेंबर्स विमान के अंदर के, और उसके बाहर जो यहाँ पर विमान गिरने के बाद जो स्टूडेंट्स या आजू बाजू के लोगों की मौत हुई है वो भी इसमें शामिल है। तो उनके मुआवजे को लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन आखिरकार सवाल यही बनता है कि ड्रीम लाइनर जो लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए माना जाता था, 1100 ड्रीम लाइनर्स इस वक्त दुनिया में अलग अलग देशों के साथ में जुड़े हुए हैं। 34 ड्रीम लाइनर्स एयर इंडिया के साथ में है। 1 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर इन ड्रीम लाइनर से सफर कर चुके हैं, और ये पहला हादसा 7488 का। तो इसको लेकर आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर हम इस जांच को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे पहले कैप्टन आलोक सिंह के पास हम चलेंगे। कैप्टन सिंह, इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है वो काफी स्केची है, ऐसा हम कह सकते हैं, पूरी जानकारी अभी नहीं है। ब्लैक बॉक्स भी अभी थोड़ी देर पहले, अमित भारद्वाज ने अभी थोड़ी देर पहले खबर डाली कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। जो जानकारी हमारे पास है वो सिर्फ इतनी है कि विमान ये प्लेन टेक ऑफ होता है, 30-40 सेकंड के भीतर कुछ ही दूरी पर जाकर गिर जाता है। ये पूरी तरीके से फ्यूल टैंक भरा हुआ होता है, और जितनी स्पीड विमान के उड्डयन में लगती है उससे कम स्पीड इस विमान की होती है, ये माना जाता है। आमतौर पर ड्रीम लाइनर का कहा जाता है कि 214 माइल्स पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पीड 167 माइल्स पर आवर थी। ये एक इनिशियल जानकारी सामने आ रही है। क्या कारण आपको दिखता है इस पूरे मामले, और जांच कैसे इस मामले में होगी, क्योंकि सर्वाइवर सिर्फ एक ही है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम स्पेकुलेट करेंगे, दैट वुड जस्ट बी ए स्पेकुलेशन, बिकॉज एक कंक्लूजिंग एविडेंस हमें तब पता चलेगा जबकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, तब सब टेक्निकल डेटा वगैरह आएंगे। पर प्राइमा फेशिया देखने में ये नजर आ रहा है कि इट वाज लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स ऑन टेक ऑफ, विच कैन बी किसी भी कारण हो सकता है, वो टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ फ्यूल और बेसिकली फ्यूल स्टार्वेशन भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम हम ह्यूमन एरर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट, और मे बी बर्ड एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी एक एयरक्राफ्ट हडसन वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का, जिसमें बोथ इंजन लॉस हुआ था, उसको फोर्स लैंड कराना पड़ा हडसन रिवर पे, तो उस तरह की घटना कुछ हो सकती है। कंक्लूजिंग एविडेंस हमें तभी पता चलेगा जबकि इसके सारे तकनीकी पहलुओं की सारी जांच एजेंसियां जांच कर लेंगी, और आई एम प्रीटी श्योर कि सीवीआर से और ब्लैक बॉक्स से हमें सारा सीवीआर डेटा और डीएफडीआर डेटा, जिसमें कि सारे टेक्निकल पैरामीटर्स
होते हैं वो मिल जाएंगे, तब हम कंक्लूजिंग एविडेंस पे पहुंचेंगे। जी, दो चीजें और मुझे आपसे जाननी है। CS रंधावा जी के पास जाने के पहले मुझे जरा एक चीज जल्दी से आपसे जाननी है कि देखिए, दुनिया में ये हादसे की बहुत चर्चा हो रही है और जिसका जिक्र मैंने किया कि ड्रीम लाइनर का पूरे दुनिया में ये पहला हादसा माना जा रहा है, लेकिन बोइंग का ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2018-19 में 737 मैक्स और 737 का इससे पहले भी हादसा हो चुका है। जेट माइनर्स के भी हादसे इस तरीके से हुए हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर का गिरना, इसे दुनिया में किस तरीके से देखा जाएगा आगे बढ़ने से पहले? जी, ड्रीम लाइनर एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है जो कि पिछले 12 से 15 साल में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सर्विस में है और इसमें इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं आया और काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट है। लेकिन हाल में ही कुछ रिपोर्टें आई थी जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि जैसे जैसे ये फ्लीट पुरानी हो रही है, इसमें कुछ टेक्निकल खामियां आ रही थी। अब इसके ऊपर बोइंग ने क्या आगे चल के ठीक करने के प्रयास किए या उन रिपोर्टों के ऊपर क्या एक्शन लिया, ये इस रिपोर्ट में और इस घटना के पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। पर हाँ, इस अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ टेक्निकल खामियां इस फ्लीट में नोटिस आने लगी थी जब से ये एयरक्राफ्ट फ्लीट पुरानी हो रही थी। करीब 11 साल पुरानी एयरक्राफ्ट है। जी बोलिए। अगर आपने नोटिस किया होगा इस फ्लाइट में हम लोगों का जैसे पायलट्स का एक डिसीजन स्पीड होता है, उस स्पीड पे पहुंचने तक अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पायलट का काम होता है इमीडिएटली रिजेक्ट टेक ऑफ कर देना। इस केस में ऐसा नहीं किया गया, तो हम इस अंदेशे पे बड़ी आसानी तक पहुंच सकते हैं कि टेक ऑफ डिसीजन स्पीड तक पहुंचने तक इसमें इस तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं आई। ये इमीडिएटली टेक ऑफ होने के बाद हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और अगर आप पूरे वीडियो को घटनाक्रम को देखेंगे तो मुश्किल से 27 सेकंड में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और पायलट्स ने लैंडिंग गियर को भी अप नहीं किया है, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि मोस्ट प्रोबेबली उनको ये इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ भयानक तकनीकी खराबी है। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि लैंडिंग गियर को अप नहीं करना, क्योंकि अगर क्रैश होता है एयरक्राफ्ट तो वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके। तो इससे हम कुछ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पायलट के दिमागों में क्या घटनाक्रम, क्या मनोदशा चल रही होगी और उन्होंने किस तरीके के डिसीजन लिए। एक और एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि DGCA ने बोइंग के सारे विमानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त सिर्फ ड्रीम लाइनर्स, बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे अलग अलग एयरलाइंस कंपनियां विमान लेती है और अकेले एयर इंडिया में 34 ड्रीम लाइनर्स बोइंग के 7488 इस वक्त सेवा में मौजूद है पिछले 11 साल से। DGCA का बहुत बड़ा फैसला कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बोइंग के सारे विमानों की जांच की जाएगी। कैप्टन CS रंधावा, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में कि DGCA इतने बड़े, आपके पास आने के पहले अमित मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। अमित, क्या खबर आपके पास, ये कह सकते हैं कि DGCA ने ये फैसला किस तरीके से किया और इस वक्त सेवा में कितने बोइंग के जहाज है, क्योंकि बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है। और देखिए साहिल, इसमें सबसे अहम बात है कि 7878 का नाम शामिल है, यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि DGCA का जो ऑर्डर इस वक्त निकला है वो बोइंग के ड्रीम लाइनर फ्लीट को लेकर विशेष तौर पे ये ऑर्डर निकाला गया है और वही ड्रीम लाइनर जहाज जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, जिसमें 241 पैसेंजर्स की मौत हुई, उसको लेकर अब DGCA का ऑर्डर निकाल दिया गया है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा अगर हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता सके
तो उसमें फ्यूल का सबसे पहले पैरामीटर का मॉनिटरिंग होगा। कोई भी जहाज डिपार्चर करेगी यानी कि टेक ऑफ के पहले ये सारे प्रोटोकॉल्स किक इन कर लिए गए हैं। 4 लेयर्स में प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर आया गया है और पहले लेयर में ही अलग अलग 6 तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो फ्यूल है उसका पैरामीटर चेक करना है, जो केबिन एयर कंप्रेसर है उसको चेक करना है, इसके साथ साथ इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्यूरेटर ऑपरेशनल टेस्ट यानी कि जो इंजन फ्यूल है वो ढंग से चल रहा है कि नहीं उस वक्त, इन सारे पहलुओं की जांच सबसे पहले होगी और 15 तारीख से ही इस ऑर्डर को लागू कर दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को साहिल कि देखिए ड्रीमलाइनर ही वो क्राफ्ट था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस वक्त ये जो ऑर्डर इशू हुआ है ये उसी अहमदाबाद दुर्घटना के बाद हुआ है। स्पेसिफिकली जो बोइंग के 7878 और 9 की फ्लीट है एयर इंडिया की, उस पर ये ऑर्डर लागू होगा जब तक डीजीसीए अपना दूसरा ऑर्डर इस मामले को लेकर नहीं निकालता है। साहिल, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीएस रंधावा, मुझे आपके पास आना है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा ये भी होता है कि जो मेंटेनेंस शीट है, पुरानी मेंटेनेंस शीट किसी भी जहाज की, वो भी एक बार वो जांच ले कि क्या इससे पहले कोई तकनीकी खराबी के बारे में जांच रिपोर्ट में आया था क्या। और अब दोबारा जिस तरीके की जानकारी अमित भारद्वाज दे रहे हैं, डीजीसीए के आदेश के बाद दोबारा जांच की जाएगी इस पूरे इसकी, कितना कारगर साबित होगा और ये मेंटेनेंस शीट का जांचना इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। मेंटेनेंस रिलीज शीट जो होती है हर उड़ान के पहले इसकी पूरी चेकिंग करते हैं, जिसको कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो हैं उसको चेक करते हैं। रिफ्यूलिंग के टाइम पे जो प्रोटोकॉल अभी मेरे भाई अमित बोल रहे थे कि प्रोटोकॉल है ये किया जाएगा, ये रूटीन चेक है। फ्यूल जब भी भरा जाता है जहाज के अंदर तो उसका सैंपल लिया जाता है, पहले उसको टेस्टिंग की जाती है, उसमें वाटर कंटेमिनेशन है या और कोई कंटेमिनेशन है, ये हर रिफ्यूलिंग हर जहाज के ऊपर की जाती है। दूसरी बात रही, कई पैसेंजर्स ने कईयों ने कहा जी कि जो दिल्ली से फ्लाइट आई थी उसमें कोई एयर कंप्रेसर, उसका कोई ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है इस हादसे के साथ। तीसरी चीज, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज, जो ये हादसा हुआ है इसकी अगर हम थोड़ी जांच पड़ताल करें, जो कि डीएफडीआर और सीबीआर के निकलने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलेगा कि ये हादसे में क्या हुआ था। 3 चीजें हैं। पहली चीज, अहमदाबाद में वहां पे बर्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इसका जो इंजन फेलियर हुआ है, जैसे कि वो कैप्टन अलोक सिंह ने कहा कि ये V1 तक तो ठीक था। V1 जो एक डिसीजन स्पीड होती है, अगर उसके बाद कोई तकनीकी खराबी होती है तो जहाज एक इंजन के ऊपर भी टेक ऑफ कर सकता है। तो जहाज जो टेक ऑफ किया है वो 2 इंजन उसके चल रहे थे। अगर मैंने उस वीडियो को 30-40 बार देखा है, और एक चीज मैंने नोटिस करी कि जहाज का उसने जो लैंडिंग गियर है वो उसने ऊपर नहीं लिया, पायलट ने, क्रैश तक वो नीचे था ना। लैंडिंग गियर जो एक चीज है वो बहुत ड्रैग देती है। जहाज के ऊपर 4 फोर्सेस होती हैं, एक होता है वेट, नीचे को ऊपर लिफ्ट, सामने उसको थ्रस्ट बोलते हैं और पीछे होता है ड्रैग। तो जो ये लैंडिंग गियर है ये ड्रैग जनरेट करता है और भारी मात्रा में करता है। जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है वो विंग्स करते हैं, और उसको जो थ्रस्ट मिल रही है, जो जहाज के इंजन चल रहे हैं वो आगे थ्रस्ट देते हैं और विंग जनरेट करते हैं लिफ्ट को, और उसके साथ में स्पॉयलर्स होते हैं जो कि विंग के आगे होते हैं, या ट्रेलिंग एज फ्लैप्स होते हैं, वो जनरेट करते हैं लिफ्ट को। तो ये देखा जाए कि जो लैंडिंग गियर है वो 50 फुट तक ऊपर चला जाना चाहिए था, वो नहीं गया। 200-250 फीट के अंदर कैप्टन ने ऑटो पायलट को एंगेज किया होगा। ये मुश्किल से मेरे ख्याल जहाज जो है 400 फुट तक गया है। उसके बाद मेरे को लगता है कि पायलट कैप्टन ने बोला होगा कि गियर अप करने के लिए इस को पायलट को, तो को पायलट ने गियर की जगह फ्लैप्स को ऊपर कर दिया, क्योंकि मुझे फ्लैप्स ऊपर दिख रहे हैं क्रैश के टाइम। तो उससे क्या होगा कि एकदम जो है लिफ्ट ड्रॉप हो जाएगी
जहाज की, और जहाज स्टॉल कर जाएगा और हाइट इतनी कम है कि वो रिकवर नहीं हो और पाएगा। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक के इंसिडेंसेस अगर हम देखें तो 38 बार ऐसी घटनाएं हुई है कि पक्षी टकराए हैं अहमदाबाद में एयरपोर्ट में विमान से। ये बात कई बार सामने देखी गई है। ये एंगल की भी शायद जांच होगी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बार फिर इसी घटना पर लाना है। अब जो सरकार का आदेश है कि बोइंग की पूरी जांच की जाएगी और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस शीट रखी जाती है, खुद पायलट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके गो अहेड के बिना कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। उसके बावजूद इसकी जांच होना, इसका क्या मतलब है? जल्दी से इसका जवाब, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। इसका जवाब ये है कि जब उसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जब साइन कर देता है जहाज को, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है पायलट इन कमांड, जिसको हम बोलते हैं कैप्टन है, वो एक्सेप्ट करता है जहाज को। तो और इसकी जितनी भी तकनीकी खराबी होती है जहाज की या MEL के ऊपर, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे जो जहाज चलता है, उसका सबका रिकॉर्ड होता है इस मेंटेनेंस रिकॉर्ड के अंदर। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सारी कुल मिलाकर ये जांच लंबी चलेगी। इसमें कई एंगल्स इस वक्त ढूंढे जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी छानबीन चल रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ब्लैक बॉक्स के जरिए, तमाम उन चीजों के जरिए कि जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार क्या गड़बड़ी हुई। दूसरी तरफ शिनाख्त करने की कोशिश चल रही है, DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी।